हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम आप वीडियो देख रहे हो। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 1 और उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो पूरे कंसेप्ट हैं उसकी वीडियो हम ये इस नाम से मिल जाएगी, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर, राकेश सोलोत। और ये वाली वो वीडियो है। अभी नया चैनल है तो व्यूज़ वगैरह आपको दिखेंगे नहीं। इस नाम से आप सर्च कर सकते हो, क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर, राकेश सोलोत। ये वाली वो वीडियो है जिस पे मेरा कर्सर है। तो अभी कंसेप्ट इसमें सारे सीख लिए, लेकिन क्वेश्चंस के साथ में, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो चाहे प्रीवियस ईयर के। अब हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी करूँगा और ज़्यादा समझाने की गुंजाइश होगी नहीं, फिर भी थोड़ा डिटेल्ड तो होगा। लेकिन अगर कंसेप्ट करने हैं तो वो वीडियो आपको देखनी चाहिए। वो थोड़ी लंबी ज़रूर बनी है, पर आप उसको 1.5x स्पीड में, थोड़ी ज़्यादा स्पीड में देख सकते हैं। और कुछ पार्ट्स जैसे उसमें एक्स्ट्रा करवा रखे हैं, पहले सारे नंबर्स के बारे में जानकारी, रेशनल नंबर, प्राइम नंबर, सम विषम, और काफ़ी एक्स्ट्रा कंसेप्ट करवा रखे हैं, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह ये सब। तो थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एच सी एफ एल सी एम की कई तरह से अप्रोच, उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। बाकी सिर्फ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने हैं तो ये वीडियो परफेक्ट है। हम इसी तरीके से कर रहे हैं, कंसेप्ट प्लस एनसीईआरटी प्लस पी वाई क्यूज, 3 वीडियो एक चैप्टर से होंगे। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें 140 के प्राइम फैक्टर देखने हैं, फिर 140 को उन प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में, गुणनफल के रूप में दिखाना है। तो वही ट्रेडिशनल मेथड, डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम फैक्टर्स से, जो कि हैं 2, 3, 5, 7, 11, 7 से भाग करके देख लिया करो। 2 का, 3 का, 5 का, 11 का, ये आपको पता होना चाहिए। 2 से भाग वो संख्या हो जाती है जिसके आखिर में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। 3 से भाग करने, चेक करने के लिए उसके संख्या के अंकों का जोड़ करते हैं। जैसे 140 है, इसके संख्याओं अंकों का जोड़ है 4 और 1 5 और 0 5। तो ये नंबर 3 से भाग नहीं होगा। 5 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, इसके लिए हम यूनिट डिजिट को, आखिरी के अंक को चेक करते हैं, वो या तो 0 हो या 5 हो। 11 से चेक करने के लिए, जैसे एक नंबर है 3825, आगे 2, 3, 7 ऐसे। तो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, इन अंकों का जोड़ करें। 3 और 2 5 और 2 7 और 7 14। फिर जो सम स्थान पे जो अंक रखे हैं, यानी दूसरे पे, चौथे पे, छठे पे, आगे है नहीं, तो इनको जोड़ करें। 8 और 5 13, 13 और 3 16। अभी 16 और 14 का अंतर है 2। ये अंतर जब तक 11 से भाग नहीं जाता तब तक ये नंबर भी 11 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब फटाफट अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से भाग जाएगा तो 2 से ही करते हैं। 2 सत्ते 14, 0, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, एक शेष बचा, 0 उतारा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10। 2 से भाग नहीं जाएगा, 5 और 3 8 अंकों का जोड़ है, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से जाएगा क्योंकि आखिरी अंक 5 है। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो 140, इसके प्राइम फैक्टर हैं 2, 2, 5, 7। इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना है तो हम लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या दो बार गुना हो रहा है यानी कि 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। ये 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया।
फिर बात करते 156 की। ये दूसरा सवाल। 156 2 से भाग जाएगा, 2 7 14, 1 16, 2 8 16, 2 से भाग जाएगा, 2 3 6, 1 शेष बचा, 8 उतारा 18, 2 9 18, 39 है। ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एक अभाज्य संख्या है तो या ये सिर्फ 13 से भाग जाएगा। अभाज्य संख्या 1 से और सिर्फ खुद से ही भाग होती है, तो 13 एकम 13। तो 156 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, या 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। ठीक है। अब तीसरा है 3825, चौथा है 5005। 3825 और 5005, पांचवा पार्ट है 7429। 3825 के गुणनखंड प्राइम फैक्टर, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड चेक करेंगे, यानी कि 2 3 5 7 11 13 19, इनके अलावा 17, इनके अलावा नहीं। तो ये 2 से जाएगा नहीं, 5 से दिख रहा है कि जाएगा, तो फिर अभाज्य गुणनखंड से अगर जा रहा है तो फिर जरूरी नहीं है आप 3 से ही करो, 5 से जा रहा है तो 5 से ही कर दो, नंबर जल्दी छोटा हो जाएगा बड़े नंबर से भाग होकर। तो 5 सत्ते 35, 3 शेष बचा, 2 उतारा 32 हो गया, तो 5 एक 30, फिर 2 शेष बचा, 5 उतारा 25, 5 5 25। ये फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 से ही कर देते हैं, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है ही। 5 एकम 5, 2 शेष बचा, 6 उतारा 5 5 25, 1 शेष बचा, 5 उतारा 5 3 15। अब 153 किससे भाग जाएगा? 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, तो यानी जाएगा 3 से। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 3 से भाग जाता है, 5 और 1 6 अंकों का योग है तो 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 17 तिया 51 होता है, 17 आ जाएगा। 17 एक अभाज्य संख्या है, ये 17 से ही जाएगा। तो 3825 को प्राइम फैक्टर्स के गुणा के रूप में लिखेंगे कैसे? कोशिश किया करो कि पहले छोटे से शुरू करो। जैसे तुम्हें दिख रहा है 3 2 बार, तो पहले 3 को लिखो, फिर 5 2 बार है, 5 गुना 5, फिर है 17, तो ये हो गए 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 गुना 17 की पावर 1। ये हो गया 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंडन। अब है हमारे पास 5005। ये 5 से ज़्यादा दिख रहा है, तो अगर किसी प्राइम फैक्टर से ज़्यादा दिख रहा है तो वो बड़ा हो छोटा हो कर लिया करो। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, शेष बचा 0, फिर 0 उतारा, फिर 0 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 0 शेष बचा, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 से भाग थोड़ी जाएगा ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 3 शेष 0, 7 चौक 28, 2 21, 7 ये 21, हाँ 7 से भाग जाएगा और यहाँ आ जाएगा 143। ये नंबर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 11 से, क्योंकि इसके पहले और तीसरे अंकों का जोड़ है 4 और दूसरे चौथा है नहीं, तो दूसरे अंक का जोड़ हो गया 4, इनका अंतर आ गया 0, और 0 11 से भाग होता है, 0 किसी से भी भाग हो जाता है, तो 11 से भाग जाएगा। 11 एकम 11, 3 शेष बचा, 3 उतारा, 11 तिया 33, 13 एकम 13। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ठीक है। अब आई बारी 7429 की। 7429 किससे भाग जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करें, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 होता है 22, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 एकम 7, 0 4 42, 7 से 42,
7 से भी नहीं जाएगा। 11 से 7 और 2 9 और 4 और 9 13, 9 और 13 का गैप 4 नहीं जाएगा। 11 से 13 से भाग करके देखते हैं। 13 पंजे 65, शेष बचा 9। अगला नंबर उतारा 92, 13 7 91, फिर एक शेष बचा, फिर 9 उतारा, 13 एकम 13 शेष बच गया, तो ये भी भाग 13 से नहीं जाता। 17 से 17 थी 51, 17 चौक 68 होता है, शेष बचा 6, 2 उतारा। 17 थी 51, शेष बचा 11, 9 उतारा, और 17 7 119 होता है। ठीक है, तो 17 से भाग चला जाएगा, ये नंबर 17 से भाग जाएगा और बचेगा 437। ठीक है, हमने यहाँ पे भाग कर लिया था। फिर 437 अब किससे जाएगा? 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से, 13 तिया 39, 4 47 नहीं जाएगा, 17 से, 17 दूनी 34, 9 97 नहीं जाएगा, 19 से, 19 दूनी 38, 5 19 से चला जाएगा। कहाँ तक चेक करना है? ये चेक करना होता है 437 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? 441, और ये किसका वर्ग है? 21 का। तो हमें 21 से पहले पहले के जो वो हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, बस वहां तक चेक करना है। यानी कि अगर ये 19 से भाग नहीं जाता तो इसके बाद ये किसी से भी भाग नहीं जाता। तो हमें 21 से पहले पहले के जो प्राइम फैक्टर हैं सिर्फ उन्हीं की से देखना है। और ये कैसे पता लगा कि 21 से पहले पहले? तो इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लिया करो, पूर्ण वर्ग संख्या देख लिया करो। जैसे यहाँ थी 441, 441 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट था 21। तो हमें 21 से पहले पहले के प्राइम फैक्टर से भाग करके देखना है। अगर भाग गया तो ठीक है, वरना फिर वो अभाज्य संख्या है। तो यहाँ 19 से गया, 19 दूनी 38, 5 शेष बचा, 7 उतारा, 19 तिया 57, 23 एक अभाज्य संख्या है। तो 7429 के गुणनखंड आ गए 17 गुणा 19 गुणा 23। 7429 के, 5005 के और 3825 के। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा हो गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। दो संख्याएं n1 और n2 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये चीज होती है। तो करना क्या है, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दिए हैं, दो पूर्णांक दिए हैं, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर चेक करना है कि क्या ये चीज सही होती है। पहला है 26 और 91। 26 और 91 फर्स्ट पार्ट। 91, तो 26 का प्राइम फैक्टर होते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। 91 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाता है। 7 एकम 7, 2 1, 7 तिया 21, 13 एकम 13। ठीक है, तो 26 बराबर 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। 91 7 की पावर 1, 13 की पावर 1। ऐसा कर लिया करो, 2 की पावर यहाँ 1 है,
यहाँ है नहीं 2, लेकिन 1 से तो गुणा हो ही रहा है, तो 2 1 की जगह 2 की पावर 0 कर लो। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 0 है। तो अब जितने भी फैक्टर हैं एचसीएफ के लिए क्या करें, जितने भी फैक्टर हैं उनकी कम वाली पावर ले लो। तो 2 की पावर कम कहाँ पे है, यहाँ नीचे, जो कि है 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो लो लिखो या मत लिखो। फिर 7 एक फैक्टर है, 7 की पावर यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, हमें कम पावर वाला नंबर लेना है, तो 7 की पावर 0 फिर से 1 ही है। 13 की पावर 1 ऊपर 1 नीचे, तो कम वाली 1 ही है, तो ये 1 और 7 की पावर 0 भी 1, तो 1 गुना 13 कितना आ गया, 13। ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम, एलसीएम आ गया, एलसीएम में लेनी है ज़्यादा वाली पावर। ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे 2 की पावर 0 है, तो ज़्यादा पावर 2 की पावर 1। ऊपर 7 की पावर 0 है, नीचे 7 की पावर 1 है, तो ज़्यादा पावर है 1। 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो ज़्यादा 1 ही है। तो एलसीएम आ गया 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, इसने एचसीएफ और एलसीएम निकालना पूछा है, निकाल भी लेंगे। फिर नंबरों की गुणा बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये कहा है। एक बार देख लेते हैं, एचसीएफ है 13 और एलसीएम में 2 गुना 7 गुना 13। एचसीएफ है 13, एलसीएम है 2 गुना 7 गुना 13। एलसीएम बताना हो तो गुणा करके बता भी देंगे, लेकिन अभी मैं क्यों नहीं कर रहा, उसका एक कारण है। नंबर थे हमारे पास 26 और 91, यानी कि हमें दिखाना है 26 और 91 की गुणा बराबर है एचसीएफ 13 है और एलसीएम है 2 गुना 7 गुना 13। 26 के प्राइम फैक्टर थे 2 गुना 13, 91 के प्राइम फैक्टर थे 7 गुना 13। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड हमारी। राइट हैंड साइड हो गई 2 गुना 7 गुना 13 गुना 13। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, ये बताने के लिए हमें ज़रूरी तो नहीं है इन दोनों की गुणा करें, इन सब की गुणा करें तभी बराबर दिखा सकते हैं। हम बराबर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि इधर जो भी फैक्टर है वो सारे फैक्टर इधर भी है। इधर 2 है एक बार, इधर 2 है एक बार, इधर 13 है 2 बार, इधर 13 है 2 बार, इधर 7 है, इधर 7 है, ना इधर ज़्यादा ना इधर कम। तो दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स नंबरों की गुणा बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब अगर एलसीएम तुम्हें बताना है सिर्फ इस उद्देश्य से कि एलसीएम बताने के लिए एक नंबर मिल जाए, इसलिए गुणा कर रहा हूँ, तो 7 दूनी 14, 14 गुना 13, 14 तिया 42, हासिल 4, 14 एकम 14 और 4 18। ये है एलसीएम। ठीक है, अगर करना है तो कर सकते हो। दो नंबरों की गुणा बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, गुणा करके एक नंबर आ जाएगा, वो नंबर यहाँ इधर लिख देना, और 26 और 91 की गुणा करके वही नंबर इधर लिख देना, तब भी सेम बात है। लेकिन ऐसे एग्जामिनर नंबर नहीं काटे। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास 510 और 92। 510 और 92, 510। ये 5 से भाग जाता दिख रहा है। 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10। ये नंबर 2 से जा रहा है, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। 51 3 से जाता है, 17 तिया 51 होता है, 17 एकम 17। 92 में भाग जाएगा 2 से, 2 चौक 8, एक हासिल ना एक शेष, 2 उतारा, 2 छिक 12। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6।
23 एकम 23। 510 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी कि 510 है 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 17 की घात 1, 92 है 2 की घात 3, नहीं 2 की घात 2 गुणा 23 की घात 1। HCF है, कम पावर लेनी है, 2 फैक्टर है, 2 की पावर इधर 1 इधर 2, तो 2 की पावर 1। ये 3 है, इधर है नहीं, हमें तो कॉमन फैक्टर चाहिए। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 3 कॉमन नहीं है दोनों के पास, इधर 1 बार है इधर 0 बार है, तो कॉमन है नहीं। 5 भी कॉमन नहीं है, 17 भी कॉमन नहीं है, 23 भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आ गया? HCF आ गया नंबरों की गुणा है 92 गुणा 510 बराबर HCF है 2 और LCM है ये पूरा नंबर, ये 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 23 की पावर 1। इधर 92 है, 92 के फैक्टर देखो क्या क्या है, 2 की पावर 2 गुणा 23 की पावर 1, तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूंगा। 510 के फैक्टर है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड हमारी। राइट हैंड साइड 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, टोटल 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 23 की पावर 1। इधर 2 की पावर 2 और 1 2 ये रहा 3, इधर 3 2, 23 एक बार है, इधर भी 23 एक बार है, इधर 3 एक बार है, इधर 3 एक बार है, इधर 5 एक बार, इधर 5 एक बार, इधर 17 एक बार, ये 7 नहीं 17 है, 17 एक बार, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, अर्थात दोनों नंबरों की गुणा बराबर है HCF गुणा LCM के। ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट है हमारे पास 336 और 54। 336 54, 54 है 2 गुणा 27, 27 है 3 गुणा 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 336 है 2 से भी भाग जाएगा 3 से भी जाएगा, तो बड़े नंबर से कर लेते हैं ताकि नंबर जल्दी छोटा हो जाए। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से जाएगा 2 पंजे 10, 1 असल 2 उतारा 2 छिक 12, ये जाएगा 2 से ही कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 1 शेष बचा 6 उतारा 2 अठे 16,
2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एक कम 7। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड हुए। पहले छोटे वाले ले लेते हैं। तो 2 की घात 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1, 54 है। 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 3। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 7 है, इधर नहीं है, तो लिख लेते हैं 7 की घात 0। एचसीएफ के लिए हमें लेनी है छोटी पावर, यानी कि जो कॉमन हो। इधर 2 की पावर 1 है, यानी 2 एक बार है, इधर 2 4 बार है, तो कॉमन कितनी बार है? हमें तो कॉमन फैक्टर देखने हैं, तो कॉमन सिर्फ एक बार है, इसीलिए कम वाली पावर लेते हैं। 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1, तो कॉमन सिर्फ एक 3 है, ये ऊपर वाला, इसलिए कम वाली पावर ली। 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, तो कॉमन कॉमन है नहीं, कॉमन है नहीं, तो 1 लिखो, 7 की पावर 0 लिखो, एक ही बात है। तो ये आ गया 2 गुना 3, 6 एचसीएफ आ गया। एलसीएम, एलसीएम के लिए कॉमन मल्टीपल देखने हैं। 2 की पावर 1, 2 की पावर 4, तो ज़्यादा 2 की पावर 4, फिर 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, तो ज़्यादा 3 की पावर 3, 7 की पावर 1 है, 0 है, ज़्यादा है 7 की पावर 1। तो ये हो गया एलसीएम। फिर से गुना नहीं करेंगे, दो नंबरों की गुना बराबर है एचसीएफ, जो कि है 6, ठीक है, बराबर है एलसीएम, जो कि है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 गुना 7 की पावर 1। 336 को के फैक्टर्स के रूप में लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। 54 को भी फैक्टर्स में लिख लेते हैं। 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3। इधर 6 भाज्य संख्या है, इसको तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में। 2 गुना 3, और ये आ गया 2 की 4, 3 की पावर 3 गुना 7 की पावर 1। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो 2 की पावर 4 है और 1 2 ये। तीसरा क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम बताना है। इनके प्राइम फैक्टर या तो ऐसे कर लो, 2 गुना 6 12, 2 गुना 3 और 3 एकम 3, या छोटा नंबर है तो हम वैसे भी सोच सकते हैं। 12 मतलब 4 गुना 3 और 4 मतलब 2 गुना 2। 15 मतलब 3 गुना 5। 17 मतलब 21, 21 मतलब 3 गुना 7। तो ये 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। एचसीएफ 2 एक फैक्टर है, तो उसकी कम पावर कहाँ पे है? यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो मतलब 2 नहीं लेना। कॉमन 2 है नहीं तीनों के पास। 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 3 की पावर 1 हर जगह कॉमन है। 5 की पावर कॉमन नहीं है कहीं भी। 7 की पावर 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 7 कॉमन नहीं है। यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है तीनों में वो है 3, एचसीएफ 3। तो एलसीएम, एलसीएम सभी फैक्टर्स की ज़्यादा पावर लेनी है। तो 2 की पावर सबसे ज़्यादा है 2, 3 की पावर सबसे ज़्यादा है 1, 5 की पावर सबसे ज़्यादा है 1, 7 की पावर सबसे ज़्यादा है 1। तो एलसीएम हो गया 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 4 गुना 5 20 और 7 तिया 21, 21 गुना 0 0, 21 गुना 2 42, 420 इसका एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया 3। ठीक, अगला है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता एक के अलावा। 17 है 1 गुना 17, 23 है 23,
23 लिखो या 1 गुना 23 लिखो। 29 है 1 गुना 29। एचसीएफ हो गया इनका, सिर्फ एक कॉमन है तीनों में। एलसीएम हो गया एक, एक की पावर मतलब ज्यादा पावर तो एक ही है। 17 की सबसे ज्यादा पावर है 17 एक बार, इधर है नहीं इधर है नहीं। 23 गुना 29, यानी इन तीनों को गुना करोगे तो एलसीएम आ जाएगा। कंसेप्ट वाली वीडियो हमने देखा भी था कि अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ एक होता है और एलसीएम होता है सीधा उन नंबरों की गुणा कर दो। दो नंबर हैं तो दोनों की गुणा कर दो, वही उनका एलसीएम है। यानी 3 और 5 का एलसीएम कितना है? 3 गुना 5, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है। सेम हमने को प्राइम में भी पढ़ा था, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे दो बड़ी ले लेते हैं, जैसे 8 और 9, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, तो इनका एलसीएम भी ये सिंपली ये हो जाएगा। ऐसे ही ये तीनों अभाज्य संख्याएं थी, तो एचसीएफ अभाज्य संख्याओं का एक है, एलसीएम अभाज्य संख्याओं का सिंपली इनके तीनों की गुणा है। तो इन तीनों को गुणा करेंगे और लिख देंगे जो भी आंसर आएगा। अगला है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 3, 3 है 2 की पावर 9 है 3 की पावर 2, 25 है 5 की पावर 2। ये तीनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। 8, 9 और 25 में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, ठीक है। तो उस लिहाज से भी इनका एचसीएफ एक है। और वैसे देखो तो 2 की घात कॉमन कहीं मतलब इधर 3 है, दो दो इधर 3 बार है, इधर एक बार भी नहीं, इधर एक भी बार नहीं है, तो मतलब कॉमन है ही नहीं। 3, 3 भी कॉमन नहीं है तीनों के पास, 5 भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया? एक। एलसीएम आ गया, जब एचसीएफ एक आ गया तो एलसीएम फिर तीनों की गुना, ठीक है। एलसीएम आ गया 8 गुना 9 गुना 25। या वैसे देखो कि ज़्यादा पावर लेनी है तो दो एक फैक्टर आ गया, दो की सबसे ज़्यादा पावर है 2 की पावर 3, 3 की सबसे ज़्यादा पावर है यहाँ 3 की पावर 2, और 5 की सबसे ज़्यादा पावर है यहाँ 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 3 यही है 8, यही है 9 और यही है 25। इनको गुणा करेंगे, 25 आठे 200 होता है, 200 गुना 9 मतलब 1800। एलसीएम 1800 आ गया, एचसीएफ आ गया एक। तीसरा सवाल हो गया। चौथा ये हिंदी में ही पढ़ लो, कुछ ज़्यादा लैंग्वेज है नहीं। एचसीएफ 306 और 657 का है 9। एलसीएम है इन दोनों का पता करना है, ज्ञात करना है। दो नंबर हैं 306 और 657। 306 और 657 की गुणा बराबर मिलेगी किसके? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ गुणा एलसीएम के। एचसीएफ है 9, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो चीज यूज होगी, तो नंबरों की गुणा बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो एलसीएम के 9 गुणा में है, इधर लेके आएंगे तो इधर से तो हट जाएगा और इधर भाग में आ जाएगा। तो किससे करें? 9 से भाग करते हैं, ये नंबर 9 से भाग हो जाएगा क्योंकि अंकों का जोड़ 9 है और 9 भाग होता है 9 से। तो 9 तिया 27, 3 शेष बचा, 6 उतारा, 9 चौक 36। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 34 गुना 657, ठीक है। तो या तो तरीके से गुणा कर लो, 657 गुना 34 ऐसे, ठीक है। या 17 का पहाड़ा आता है तो 34 को लिख लो 2 गुना 17 गुना 657। 17 का पहाड़ा आता है तो 17 को इससे गुना कर लो, फिर जो नंबर आ जाए उसको 2 से गुना कर लेना। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा और छठा सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
ये जो संख्या है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? क्या 6 की पावर n, जहाँ n क्या है, n कोई नेचुरल नंबर है, चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n कोई एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, उसके लिए 6 की पावर n क्या कभी भी 0 में खत्म हो सकती है, यानी आखिरी का अंक 0 के आ सकता है? आखिरी का अंक 0 तभी आ सकता है जब उसके प्राइम फैक्टर्स में एक 2 हो और एक 5 हो, तभी ये दोनों गुणा होके 10 हो जाएंगे। जैसे 60 है, या तुम 20 ही देख लो, 20 के प्राइम फैक्टर है 2 गुना 2 4 और 4 गुना 5 20। तो एक 2 और एक 5 मिलके क्या बना, 10 बना। इसीलिए 2 गुना 10 होके 20 आया और आखिर में 0 आया। तो क्या इसके फैक्टर्स में 2 और 5 मिल जाएंगे? चलो चेक करते हैं। 6 का मतलब है 2 गुना 3, 6 की पावर n है तो मतलब 2 गुना 3 की पावर n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n गुना 3 की पावर n। क्या यहाँ कहीं 5 दिख रहा है? ये 2 है n टाइम्स, ये 3 है n टाइम्स, ठीक है, लेकिन 5 एक भी बार नहीं है, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो कभी भी 10 इसका एक फैक्टर नहीं हो पाएगा, अर्थात इस नंबर के अंत में 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है। छठा सवाल, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये और ये भाज्य संख्याएं हैं। मतलब एक्सप्लेन, हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये भाज्य संख्याएं हैं। तो पहला पार्ट तो यही है, 7 गुना 11 गुना 13 और जमा 13, इन दोनों नंबरों का जोड़ एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। तो जैसे a गुना सी प्लस a गुना डी, इन दोनों में a फैक्टर कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। फिर इन फैक्टर्स में से a कॉमन लेने के बाद बचा c, और इस पद में, इस टर्म में a कॉमन लेने के बाद बचा d, तो ऐसे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ इस टर्म में और इस टर्म में 13 कॉमन है, उसको कॉमन लेने के बाद ये दो फैक्टर बचे 7 गुना 11, और इधर फैक्टर बचा 1, क्योंकि 13 को हम कभी भी 13 गुना 1 तो लिख ही सकते हैं, तो 13 कॉमन लेने के बाद बचा 1। तो ये नंबर आया अब 13 गुना में ब्रैकेट में ये जो भी है, ये जो संख्या है ये 1 से तो सभी भाग जाते हैं, खुद से भी, खुद से यानी कि 13 गुना इससे भी भाग जाएगा, दूसरा 13 से भाग जाएगा, और तीसरा ये ब्रैकेट में जो है इससे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि 13 गुना ब्रैकेट में अभी छोटा नंबर है तो गुना कर लेते हैं, 11 गुना 7 77, 77 और एक 78, तो ये है 13 गुना 78। क्या ये 13 से भाग चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। क्या ये 2 से भाग चला जाएगा? चला जाएगा, क्योंकि 78 में 2 एक फैक्टर है, 78 2 से भाग हो जाता है। तो ये काफी नंबरों से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, 7 से लेके 1 तक प्लस 5, तो ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, क्योंकि गुणा होके ये एक ही नंबर बन जाएगा, तो ये सिर्फ ये एक ही पद है, प्लस 5 ये दूसरा पद है। इस इन सारे फैक्टर्स में और इन फैक्टर्स में इसको 5 गुना 1 लिख लें, तो इन फैक्टर में और इन फैक्टर में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1। तो ये नंबर 1 से और 5 गुना ये अंदर जो भी है इससे और 5 से भाग जाता है, मतलब 2 से ज़्यादा से भाग जा रहा है, क्योंकि ये नंबर है 5 गुना समथिंग, तो ये 5 से तो भाग हो ही जाएगा। तो ये 1 से, खुद से और 5 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है, ये एक भाज्य संख्या है।
ऐसा हम एक लाइन में लिख देंगे। जो भी ये बात बोली गई है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसका मतलब ये एक भाज्य संख्या है। आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक सर्कुलर ट्रैक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर देते। मान लो यहाँ से एक ही समय एक साथ चलना शुरू किया और इन दोनों ने एक ही जगह से यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक है, और एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर अपने शुरुआती स्थान पर यहाँ पे मिलेंगे, कितनी देर बाद मिलेंगे। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड पूरा करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी ट्रैक को चलने में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पर कितनी देर बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज होगा भाई। रवि 12 मिनट में चक्कर पूरा करता है, तो रवि इस स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ से चला तो 12 मिनट के बाद ही यहाँ पहुंचेगा। तो रवि पहुंचता है 12 मिनट बाद। फिर अगली बार जब दौड़ के आया तो 24 मिनट बाद पहुंचेगा। फिर 36 मिनट बाद, फिर 48 मिनट बाद, फिर 60 मिनट बाद, फिर 72 मिनट बाद, फिर 12 सात 84 मिनट बाद। तो ये है मल्टीपल्स 12 के। सोनिया जो है वो 18 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद, 54 मिनट के बाद, 18 18 चौक 72 मिनट के बाद शुरुआती पॉइंट पे पहुंचेगी। फिर 90 मिनट के बाद, फिर 108 मिनट के बाद। एक साथ कब पहुंचेंगे? तो देखो 12वीं मिनट पे ये तो पहुंच गया, लेकिन ये अभी नहीं पहुंची है। 24वें मिनट पे भी, लेकिन जब 36वां मिनट था तो रवि ने अपने 3 चक्कर पूरे करके वो यहीं पे आ गया स्टार्टिंग पॉइंट पे। और सोनिया 36वें मिनट में अपना दूसरा चक्कर पूरा करके यहीं आ गई। यानी कि इस टाइम पे वो दोनों एक साथ मिलेंगे। यानी करना क्या है इस सवाल में, हमें एलसीएम चाहिए 12 और 18 का, जो कि होता है 36। प्राइम फैक्टराइजेशन से करो या वैसे करो। तो 36 मिनट के बाद वो एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ नहीं है इन सवालों में। वो कंसेप्ट वाली वीडियो अगर तुम एक बार देख लो तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा सवाल तो उस वीडियो में ही करवा दिए थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे सवाल हो जाएं तो आप कर पाएंगे पेपर में, तो वो वीडियो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज कौन सी 1.2 1.2 जो एक्सरसाइज है, प्रूव दैट √3 √5 ये अभाज्य संख्याएं हैं, नहीं सॉरी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये बात प्रूव करनी है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन यहाँ से देख सकते हैं कि क्या क्या लैंग्वेज लिखनी है, और जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो ये जो शुरुआत में वीडियो दिखाई थी ऐसे सर्च कर सकते हो ये लिख के, और ये थंबनेल आएगा, ये वीडियो है स्कूल मैथमेटिक्स विद राकेश सोलो।
ठीक है, लंबी वीडियो है तो आप डेढ़ डेढ़ की स्पीड पे 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट काफ़ी डिटेल में, और इसके लिए अगर कुछ प्रीवियस नॉलेज की भी ज़रूरत है तो वो चीज़ें भी समझाई हुई हैं। अगर वो आपको आती हैं तो इतना पार्ट आप स्किप कर सकते हो, शुरू के आधे घंटे का, 40 मिनट का, जहाँ भी लगे कि ये चीज़ आपको आती है वो पार्ट आप स्किप कर सकते हो। तो उसमें पूरा समझाया गया है कि क्या रेशनलाइज रेशनल इरेशनल नंबर में क्या फ़र्क है, कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, प्राइम क्या नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, फिर फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं, फिर उनमें हाईएस्ट और लीस्ट कैसे देखना है, फिर एचसीएफ सोचने के और देख निकालने के भी दो चार मेथड, एक तो ओरल मेथड कि बिना पेन उठाए कैसे करें, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो ये सब उसमें बताए गए। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो बस इसलिए करा दिए क्योंकि चलो आधे घंटे में अगर कुछ काम हो रहा है तो ठीक है। तो इस वीडियो में आप जो एक्सरसाइज है ना 1.2, इसके सॉल्यूशन देख सकते हो। उसमें ये रूट 5 है, उधर रूट 2 लेके किया हुआ है। तरीका सब जगह वो है, जहाँ रूट 2 है वहाँ आप रूट 5 कर सकते हैं। ये 3 + 2 रूट 5 है, वहाँ इस तरह का एक 5 - 2 रूट 3 इस तरह का सवाल करवाया हुआ है। ठीक है, चलो एक तीसरा कर लेते हैं। प्रूव करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका डिटेल्ड उसी वीडियो में देख लेना। इसका कर लेते हैं 3 + 2 रूट 5, इसको प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय या इर्रेशनल नंबर है, ये प्रूव करना है। और इस क्वेश्चन में हमें मान के चलना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होती है। बार बार यहाँ पे प्रूव नहीं करना हमें, ठीक है, मान के चलना है। तो इरेशनल प्रूव करना है तो हम मान लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक परिमेय संख्या है। फिर अगर हमारी बात झूठी हो जाएगी तो इसका मतलब है ये रेशनल नहीं, इरेशनल है, क्योंकि एक टाइम पे दो नंबर रेशनल और इरेशनल दोनों नहीं हो सकते। तो अगर मान लिया रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर तो इस तरह का कोई होता है जहाँ पे ए भी इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो, और बी भी इंटीजर हो यानी पूर्णांक हो। अंश और हर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों नंबर इंटीजर हों तो ही हम बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है। तो जब हम मान रहे हैं इसको रेशनल नंबर 3 + 2 रूट 5, तो मान लेते हैं ये कोई नंबर मिल जाएगा a/b टाइप का, जहाँ पे a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को लिखते हैं z से, सभी पूर्णांकों का जो ग्रुप है, कलेक्शन है, उसको z से लिखते हैं। 3 + 2 रूट 5 बराबर a/b, 3 इधर है इसके प्लस में, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a/b -3। 3 को 3/1 कर लो और फिर अब घटा लो, नीचे b×1 b और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × a -3 × b
3 भी, ठीक है। ये 2 रूट 5 है, हमें इधर सिर्फ रूट 5 छोड़ना है, बाकी सबको उधर ले जाओ। रूट 5 के गुणा में है 2, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 है, ऑलरेडी बी रखा हुआ था। अब देखो, ए एक इंटीजर है, बी भी एक पूर्णांक है, ए और बी दोनों पूर्णांक हैं। तो जब किसी पूर्णांक में से कोई पूर्णांक घटाओगे, इंटीजर में से इंटीजर घटेगा, जैसे 10 है 3 है, दोनों इंटीजर हैं, घटाओगे तो मिला 7, ये भी एक इंटीजर ही मिलेगा। तो इंटीजर में से इंटीजर घटाओगे या जोड़ोगे तो इंटीजर ही मिलेगा। यानी कहने का ये मतलब है कि इधर न्यूमरेटर में क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है गुणा बी है। किसी पूर्णांक को, इंटीजर को, जैसे कि लिख लिया हमने 17 इंटीजर है, इसको किसी दूसरे इंटीजर से गुणा करोगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो यानी कि नीचे भी इंटीजर है डिनोमिनेटर में, अब ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है। इसका मतलब है जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये क्या है, रेशनल नंबर। और लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, वो इसने क्वेश्चन में ही हमें पता भी है और क्वेश्चन में वो दे भी देगा पूरी एक लाइन लिख के कि मान के चलिए कि रूट 5 एक अपरिमेय है। तो राइट हैंड साइड है इरेशनल और लेफ्ट हैंड साइड है रेशनल। कोई भी नंबर एक साथ रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकता, कोई इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मान, ये जो एब्सर्डिटी आई, विसंगता आई, ये क्यों आई, क्योंकि हमारा मानना गलत था कि ये नंबर कोई परिमेय संख्या है। इसलिए अगर परिमेय नहीं है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स भी इसी तरह होंगे। इसको उठा के लेके चलते हैं अगली स्लाइड में। इन सबको भी वैसे करना है। निम्नलिखित संख्याएं सिद्ध प्रूव कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो 1/√2 को अपरिमेय साबित करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है। फिर जैसे गलत हो जाएंगे तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि इरेशनल है। तो अगर रेशनल मान लिया तो ये कोई a/b टाइप का होगा, जहाँ a और b दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक है। अब 1/√2 बराबर a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b गुणा 1 और इधर a गुणा √2। a को इधर ले आओ, b/a, और इधर बच गया √2। ये साइड √2 को अकेला रखो इधर, √2 है इरेशनल, अपरिमेय। ये साइड b एक इंटीजर था, एक इंटीजर था। तो इंटीजर बाय इंटीजर, इसका मतलब है ये हुई रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो लेफ्ट हैंड साइड परिमेय, राइट हैंड साइड अपरिमेय, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब है हमने गलत माना था, 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। ओके, इसको भी ऐसे ही कर लेंगे। 7√5 मान लो कोई रेशनल नंबर है इस टाइप का, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। 7 को इधर ले आओ, 7 इधर आ गया हटके, तो √5 इधर इरेशनल, और ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या है। ऐसा हो नहीं सकता, ये बराबर हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है हमारा मानना गलत था, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ये हो जाएगा, इसको a/b, जहाँ a और b क्या है, इंटीजर हैं। 6 को इधर लेके आओगे, 6 इधर आ गया, उधर सिर्फ √2 बच गया। तो a/b परिमेय संख्या, इसमें से ये एक परिमेय संख्या घटाओगे तो टोटल कुल मिला के क्या ही मिला, ये परिमेय संख्या ही मिलेगी, रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, वो इरेशनल नंबर है। तो फिर से वही लाइन लिख देंगे। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, मतलब चैप्टर 1। ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन थे।
एक वीडियो कंसेप्ट की आ चुकी, एक एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की आ चुकी, और एक वीडियो और आएगी जिसमें पीवाईक्यूज होंगे 2019 से 2024 के बीच। करीब 32 सवाल 6 साल में 32 सवाल आए हैं इस चैप्टर से। हर साल ऑन एन एवरेज 5-6 नंबर का वेटेज रहता है इस चैप्टर का। तो ये 32 सवाल, इनमें से कुछ हम कर चुके इस एनसीईआरटी से, या हम उस कंसेप्ट वाले वीडियो में, या इन 32 में से भी कई सवाल रिपीटेड रहेंगे तो हम कुछ छोड़ देंगे, लेकिन 15-20 सवाल हम करेंगे। और इनमें से 10 एक सवाल तो हम कर चुके। थ्योरी वाली वीडियो में हम जो कंसेप्ट थे उनके साथ जो हमने एग्जाम्पल लिए वो ये पी वाई क्यूज के ही एग्जाम्पल लिए थे। तो अभी 10 एक सवाल तो हम 10-15 सवाल वहाँ कर चुके हैं, बाकी बचे हुए कर लेंगे। तो फिर मुश्किल से 15 सवाल बचेंगे और वो फिर 1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो वो बन पाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसको ख़त्म करते हैं। इतनी पेशेंस के लिए धन्यवाद। ख्याल रखो, खुश रहो, पढ़ते रहो मौज मस्ती के साथ। ठीक है, ज़्यादा मरना नहीं है पढ़ाई के पीछे। ठीक है भाई, ख्याल रखो, चलते हैं। गुड नाइट। मतलब इधर तो मेरी तो गुड नाइट हो गई। ओके।